नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर स्वागत करता हूं। साथ ही होली की ढेर सारी सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर 26 तारीख की एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स का जो पेपर है आपका 10th क्लास का, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आओ चलते हैं अपनी बुक के पास। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर आपको पेपर में क्या देखने को मिल सकता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसकी भी बात करेंगे, जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनकी भी बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें आपके 1.1 थी वो तो सिलेबस से हटी गई है। आगे चले हम डायरेक्ट, देखो पेज नंबर 12 पे यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो उदाहरण है, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में HCF और LCM से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा, 2 संख्याएँ देगा, उनका HCF और LCM आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये उदाहरण ज़रूर देख कर जाओगे। फिर साथ ही में जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चनों में जो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF इंटू LCM का गुणनफल होता है। इसमें से डेफिनेट है कि क्वेश्चन बना के दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात कर ले हम इसकी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी अच्छा क्वेश्चन इसी का पार्ट है। तो आप 2 और 4 यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर देख के जाओगे। यहाँ पे 2 संख्या है, 306 और 657 का HCF आपको 9 दे रखा है और आपको LCM पूछा है। तो LCM आपको ज्ञात करना है इस सूत्र की सहायता से, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM की सहायता से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर में से यदि क्वेश्चन मिलेगा तो डेफिनेट है इनमें से मिलेगा। फिर यहाँ पे एक प्रमेय है, ये प्रमेय इम्पोर्टेंट प्रमेय हो सकती है, यदि आ जाए तो ये प्रमेय आ जाए इस चैप्टर में से। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि ये प्रमेय आती है तो ठीक है, यदि ये प्रमेय नहीं आती है तो इस प्रमेय की बेस पे एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका उदाहरण नंबर जो 10 है यहाँ पे वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, आप ये मान के चले। और साथ ही में इसके साथ ये आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसी की तर्ज पे है, वहाँ माइनस था और इसमें क्या है प्लस है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये वाला क्वेश्चन 6 + √2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाओगे एग्ज़ाम देने से पहले। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के अंदर आपसे पूछ सकता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। 3/8, 13/125, 7/80 जो ये आ रहा है, तो बटे में 2 की घात और 5 की घात के रूप में आता है तो शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसमें से। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यदि इसमें से बना कर दे तो आपसे पूछ सकता है निम्न में से अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप, यदि बना के दे तो क्वेश्चन निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो आपको ऑप्शन देगा 2.34 का बाहर, बी ऑप्शन आ गया 1.01001, फिर यहाँ पे आ गया 2 का बाहर, फिर सी ऑप्शन जैसे मैंने बना दिया 22/7 और डी ऑप्शन बना दिया सभी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। तो ये 22/7 है, वो आप क्या करोगे बेटा, और इस पे टिक लगा दोगे, इस पे क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। तो आपने बचपन से पढ़ रखा है कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है।
लगभग वाला चिन्ह आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी परमीय थी, ये भी परमीय है, ये भी परमीय है, तो अपरमीय तो कोई नहीं इनमें से, तो सभी की जगह मैं डी ऑप्शन क्या कर देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब अपरमीय संख्या कौन कौन सी होती है? पाई होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आ रहा है, पाई क्या है? अपरमीय है। ई जो है अपरमीय है। अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य, और वो वर्गमूल के अंदर हो, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरमीय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में से आपको वहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों? बहुपद के अंदर आपको देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यदि बात करें हम, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है। 3 घात वाला बहुपद क्या होता है? जिसकी घात 3 होती है वो बहुपद होता है। निम्न में से बहुपद नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यदि इसमें से बना के आएगा तो वो पूछेगा निम्न में से बहुपद नहीं है। निम्न में से बहुपद नहीं है, 4 ऑप्शन आएगा, A, B, C और D। तो जैसे मैं यहाँ पे एक आपको करके बता रहा हूँ, x² + 3x + 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे x² प्लस x की पावर 3/2 + 1, फिर एक ऑप्शन या चलो इसको उठा देते हैं यहाँ से, यही कर लेते हैं ना। फिर डी ऑप्शन में बना रहा हूँ इसमें x² + 1/x + 1। ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। अब आपको क्या लगता है बहुपद का मतलब बहुत से पद होंगे तो ही बहुपद होगा, तो आप इसके टिक लगा के आ जाओ, अगर वो आपका गलत हो जाएगा बच्चों। ये भी बहुपद है, जो चर के ऊपर जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो बहुपद होगा। तो ये बहुपद है। ये इसमें एक ही पद है परंतु ये अचर बहुपद कहलाता है। यहाँ पे x की घात क्या है? 0 है, तो ये 0 घात वाला बहुपद होता है, उसको कौन सा बहुपद कहते हैं? अचर बहुपद। तो ये भी बहुपद तो है ना, ये वाला भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर 2 है, यहाँ पे 1 है, ये अचर पद है। यहाँ पे देखो बटे हुए में x नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे x² बटे हुए से इसको उठाएंगे तो ऊपर जाते ही -1 होगा, तो यहाँ पे ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से बहुपद नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों, इसके अंदर बहुपद के शून्यक हो की, जैसे आपका ये ग्राफ वाला से संबंधित क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एक ग्राफ दे के पूछ सकता है कि मान लो कि कोई बहुपद है, उसका ग्राफ ये वाला है, कोई बहुपद है उसका ग्राफ ये वाला है, तो बताओ इसके शून्य कितने होंगे? तो ये x को जितनी जगह काट रहा है उतने ही इसके क्या होंगे? शून्य होंगे। x को देखो यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसके 2 शून्य होंगे, इसके 2 शून्य होंगे, इसका 1 शून्य होगा, इसका 1 शून्य होगा। इस प्रकार के ग्राफों की सहायता से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बहुपद का ग्राफ ये है, तो बताओ इसके शून्य कितने होंगे? तो यहाँ पे ये टच ही नहीं कर रहा, तो इसका 0 शून्य होगा। इस प्रकार से संबंधित आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है 2.1 में से। ठीक है, बहुपद के शून्यकों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुपद में जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे 2 घात कहते हैं, इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उसके बराबर हो सकते हैं। जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बात करें, इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, इसके अंदर 2 फार्मूले होते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास। वो दोनों फार्मूले देखो यहाँ पे आपको करके बता रखे हैं पीछे, ये रहे। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आपका उदाहरण नंबर 2 भी आपके पास आ सकता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे आप देखोगे उदाहरण नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और डेफिनेट है 2.2 में से एक क्वेश्चन इन दोनों में से ही आएगा, एक क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास प्यारे बच्चों अपने अंकों को बढ़ाने का। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करके जाइए, तो यहाँ पे आपको पूरे में से पूरे नंबर बहुपद में प्राप्त हो जाएंगे। बाकी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है,
चैप्टर नंबर 3 की बात करें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ बच्चों, वो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। कोई भी ग्राफ आ जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे अब हम अपने बुक का ही ले लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 का हल है। इसका हल है, देखो यहाँ पे रैखिक क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, रैखिक समीकरण युग्म का हल है। रैखिक समीकरण युग्म का हल है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। आप एक बार देख के जाओगे तो आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरा वादा है। रैखिक समीकरण युग्म का हल है तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आया सपोज करो जैसे ए ऑप्शन आ गया आपके पास 0,6, बी ऑप्शन आ गया आपके पास 6,0, सी ऑप्शन आ गया बच्चों आपके पास 1,2, डी ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और ग्राफ विधि से सोल्व करने के बजाय आपको ऑप्शन से सोल्व करना है। वहाँ पे x बराबर आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 रख के देखोगे, y बराबर 6 रख के देखोगे, दोनों में, इसमें और इसमें। तो इसमें रखने पे 6 आना चाहिए और इसमें रखने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। जैसे आपने 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा बेटा, और 0 रखते ही देखो क्या आ रहा है, ये तो क्या हो गया 0, और यहाँ पे 6 रखा तो 18 आ गया। तो ये तो इसको संतुष्टि नहीं कर रहा, यहाँ पे चाहिए, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। इसमें रख के देखते हैं, x बराबर 6 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, 6 बराबर 6 होता है। यहाँ पे x बराबर 6 रखा, 6 दूनी 12, y बराबर 0 रखा, 12 बराबर 12। डेफिनेट है आपका उत्तर यही होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। दूसरी बात करें हम, इसमें ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता क्या है, आएगा ही ग्राफ का क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 4 है, वो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साथ ही ग्राफ का यदि कोई क्वेश्चन आता है, इसके अंदर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो वो ग्राफ के क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी मोस्ट। यदि आप पूरी कंटेंट नहीं देख पा रहे हो तो इन क्वेश्चनों को तो ज़रूर देख कर जाइए, आपको 80% से अबव नंबर मिलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कौन से आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कौन से आ सकते हैं, तो आपके पास 3 कंडीशन होती है इसमें। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। प्यारे बच्चों, ये क्या है, आपका रैखिक समीकरण युग्म है। ये क्या है, आपका रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको एक नंबर में जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये पूछ सकता है, इसके अनंत हल प्राप्त होने की शर्त लिखो, केवल एक हल प्राप्त होने की शर्त लिखो, ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटे उसकी शर्त लिखो। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन होती है, a1/a2 ≠ b1/b2, ये कौन सी कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन कौन सी आपको याद करके जाना है। दोनों रेखाओं के समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो, और इस स्थिति में केवल इसका एक ही हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं इनका ग्राफ खींचने पे। दूसरी कंडीशन होती है इसमें a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये कौन सी शर्त है, इसमें दोनों रेखाओं के जो ग्राफ जाएंगे वो समांतर होंगे, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, निकाय असंगत होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा इसमें जो आएगा वो a1/a2 b1/b2 = c1/c2। इस स्थिति में दोनों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगे, संपाती होंगे। इन दोनों ग्राफ क्या होंगे, संपाती होंगे और अनंत हल होंगे, समीकरण युग्म संगत होगा। ये 3 कंडीशनों में से आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। और ये तीनों कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कहाँ पे लिखी हुई है अपनी बुक में। अपनी बुक के अंदर ये कंडीशनें कहाँ पे हैं, जल्दी से देखते हैं ये कंडीशन कहाँ पे लिखी हुई है।
अपने बुक के अंदर ये रही, ये जो सारणी आपको दे रखी है, ये वाली सारणी 3.4 इज़ वेरी मोस्ट, यहाँ से आपको 1 नंबर प्राप्त होगा इस सारणी से। ये मेरा वादा है, 101% वादा है, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। यदि रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन आ रहा है और आपको किसी भी विधि से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, किसी भी विधि से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हो और ग्राफ विधि से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि निम्न में से नहीं है या है। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो है ग्राफ विधि। कौन सी विधि है? ग्राफ विधि। फिर दूसरी है विलोपन विधि। फिर प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। और एक विधि और है अपने पास जो सिलेबस में से हट गई थी, परंतु आपको याद रख लेना, वज्र गुणन विधि। तो मैंने कौन कौन सी विधियाँ बताई? ग्राफ विधि बताई मैंने आपको, प्रतिस्थापन विधि बताई, विलोपन विधि बताई और वज्र गुणन विधि बताई। तो ये विधियाँ जरूर याद रखना है। आपको विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, याद रखना है इनको। अब देखो नेक्स्ट पर्सन वाले में चलते हैं अपन। नेक्स्ट है देवगास समीकरण। देवगास समीकरण में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपके पास। आप पेपर खोलते तीसरे चौथे नंबर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि देवगास समीकरण जैसे इस प्रकार से आ जाएगा, x² + 2x + k के दोनों शून्य के बराबर है। इसके दोनों शून्य क्या है? बराबर है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों शून्य के बराबर होने की शर्त क्या होती है? b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0। तो इसमें आप b का, a का और c का मान रखोगे, k का मान निकालोगे। साथ ही आपको इसमें यह भी पूछ सकता है कि x² + 2x + k का एक शून्य क्या है? 2 है। तो बताओ k का मान ज्ञात करो। तो इसका शून्य 2 है तो p2 का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे px बराबर ये है, तो यहाँ पे 2 रखोगे, बराबर में 0 कर लोगे और आप इसका शून्य ज्ञात कर लोगे, वो सॉरी k ज्ञात कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, x² + 2x + k इस प्रकार से आ गया और इसका गुणनखंड दे देगा। x - 2 क्या है? इसका गुणनखंड है। तो बताओ k का मान क्या होगा? तो x - 2 इसका गुणनखंड है, तो इसके बराबर 0 करना और इसका पक्षांतरण करके इसका शून्य ज्ञात कर लेना। फिर जो ये आए वो इसमें रख के इसके बराबर 0 करके k का मान प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा इसके अंदर। दूसरी बात है, इसमें 3 जो कंडीशन है, देवगास समीकरण ax² + bx + c = 0, इसकी जो 3 शर्तें होती हैं मूलों की, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन b² - 4ac = 0, दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। और फिर दूसरी b² - 4ac > 0, दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। b² - 4ac < 0, कोई मूल विद्यमान नहीं है, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हमने बात कर ही ली है, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इनमें से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 में से 3, 4, 5, 6 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहाँ पे एग्जाम में। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग वाली विधि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। देखो जो पेज नंबर 98 पे जो ये 3 कंडीशनों की हमने बात की थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें से आपको श्रीधराचार्य का सूत्र भी पूछा जा सकता है। श्रीधराचार्य का सूत्र ये रहा, ये सूत्र भी आपसे पूछ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 101% हम बात करें, यहाँ पे 101% बात करें 4.4 में से, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ज़रूर देख कर आइए इन क्वेश्चनों को। चैप्टर नंबर हम चले किसमें? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा
5.1 और 5.2 में से 5.1 और 5.2 में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे जैसे ये जो 5.1 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जैसे इसमें आपको पद दे रखे हैं 3, 1, -1, -2, तो आपसे डी का मान पूछ सकता है, सार्वधातुक पूछ सकता है डी क्या होगा। ठीक है, एपी देखिए आपको क्या पूछ सकता है, डी पूछ सकता है। साथ ही इसका 12वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है आपसे, समांतर श्रेणी का पद, जैसे एपी के 3 पद दे के आपसे पूछ लेगा कि 10वां पद क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इसके जो फार्मूले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। उदाहरण नंबर 7 यहाँ पे मोस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 5 भी यहाँ पे अच्छा उदाहरण है, आप देखना यहाँ पे। ठीक है, और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मुझे ये लगता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगता है ये। यहाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें से क्वेश्चन ये कोई सा भी एक उठा के दे सकता है। साथ ही फिर इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात करें और क्वेश्चनों की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे ये आ रहा है, 14वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। साथ ही ये अंत से 20वां पद, यदि आपको हार्ड क्वेश्चन पूछे ना तो ये अंत से 20वां पद वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। 17वां क्वेश्चन अंत से 20वां पद, तो ये ज़रूर देख के जाना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब हम 5.3 की बात करें, एपी के पदों के योग की बात करें तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्ज़ाम में। जैसे मुझे याद है जहाँ तक कि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, उदाहरण नंबर 14। यहाँ पे इसमें क्वेश्चनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको यदि पूछ सकता है प्यारे बच्चों, मेरी कल्पना के अनुसार मुझे जहाँ तक अच्छा लग रहा है इसमें क्वेश्चन एक तो ये जैसे 19 है, अच्छा क्वेश्चन है। 20 वाला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 तो इसमें से आपको 5वां चैप्टर पूरा होता है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को देख के आइए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में डेफिनेट है जो ये पाठकों के लिए विशेष ये जो लिखा हुआ है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है, मैं एक बार आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे 2, x और 4 ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपका a का काम कर रहा है, ये b का और ये c का काम कर रहा है। तो b बराबर आपको यहाँ पे बता रखा है a + c बटे में 2। तो आप x बराबर क्या आ गया आपके पास, x बराबर आया 2 + 4 बटे में 2, तो कितना आ गया 6 बटे में 2 बराबर 3। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो उसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी है लाइन, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। त्रिभुज छठा चैप्टर है, 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों 6.1 बहुत ही प्यारी सी प्रश्न वाली है। 6.1 में से आपको जो रिक्त स्थान वगैरह ये दे रखे हैं इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप इनको रट के जा सकते हो, याद करके जा सकते हो, समझ के जा सकते हो। 3 क्वेश्चन है, तीनों में से डेफिनेट है 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 नंबर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर इसमें यदि हम बात करें और क्वेश्चनों की तो इसमें जो प्रमेय है आपके समानुपातिक आधारभूत प्रमेय, उस प्रमेय में से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक प्रमेय 6.1 ये प्रमेय यदि आती है, प्रमेय यदि आपको आती है, पेपर टफ बनता है तो ये प्रमेय आ सकती है, आपके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आ सकती हैं।
इसमें आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे उदाहरण नंबर जो 3 है वो भी मोस्ट क्वेश्चन है। और साथ ही पर्सन वाले में बात करें, पर्सन वाले में तो यहाँ पे एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है, इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें से जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर इसका देखें, इसमें एक नियम होता है सर्वांग समरूपता सिद्ध करने का। वो नियमों के बारे में आप देख के जाओगे, निम्न में से कौन सा नियम है जो समरूपता का नहीं है, तो आप उसको टिक कर देना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से उदाहरण नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आते हैं अपन यहाँ पे आकृतियों की बात करें तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 भी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख कर आइए एग्ज़ाम देने से पहले। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे माध्यिका वाला क्वेश्चन था, इसमें एक ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आप देख के आइए ज़रूर। बाकी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है इसमें से। अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सी ज्यामिति? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। जैसे कोई बिंदु दे दिया 3,4, बिंदु क्या आ गया बच्चों? 3,4 आ गया। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। और चिन्ह क्या लेना है आपको? धनात्मक ही लेना है, माइनस का चिन्ह कभी नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं भाई? कोटि बोलते हैं। आपको याद रखना है दूरी सूत्र पे ये पूरी प्रश्न वाली टिकने वाली है। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र आपको याद रखना है, ये रहा। दूरी सूत्र क्या होता है? पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र जो है बहुत ही प्यारा सूत्र है और इस पूरी प्रश्न वाली इसी पे डिपेंड करती है और बहुत ही अच्छी प्रश्न वाली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको इस टिप्पणी में से भी देखने को मिल सकता है। किसी बिंदु x, y और 0,0 ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो किसी बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र √x² प्लस y² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों के अंदर इसमें उदाहरण नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ और समान दूरी पे हो। यहाँ पे 7.1 में यदि क्वेश्चनों की बात करें, छोटे क्वेश्चनों की, तो आपको पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है ये एग्जाम लाइक क्वेश्चन है, आ सकता है। समरेख है या नहीं है? 3 बिंदु समरेख होने की स्थिति आपसे पूछ रहा है तो आप दूरी ज्ञात करके आप कर सकते हो। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करवा रहा है। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। दूरी सूत्र से आपको ज्ञात करना है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 7, 8, 9 और 10। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। इनमें से आपको डेफिनेट है एक क्वेश्चन 101% देखने को मिल सकता है बड़े क्वेश्चनों के अंदर, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चनों के अंदर। विभाजन सूत्र में अपने केवल अंतर्विभाजन है तो अंतर्विभाजन सूत्र आपको याद करना है। अंतर्विभाजन सूत्र में x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से आपने को देखने को मिल सकता है। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है प्यारे बच्चों, उसकी बात करें अपन तो यहाँ पे एक तो इसमें उदाहरण नंबर जो 10 है ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एक वो
दिख नहीं रहा, ये रहा समत्रिभाजित। देखो ये देखो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 देखो, ए और बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये देख के जाना है। छोटे क्वेश्चनों में अनुपात का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो उदाहरण हमने 8 किया था उसी की तरह भी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आप ज़रूर देख के जाइए। अब यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करें अपन, तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, एक तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी है। तो ये ज़रूर देख के जाना है आपको। और साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को देख के ज़रूर जाओगे, ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न वाली त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत ही अच्छी प्रश्न वाली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न वाली है। इसमें से आपको त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित एक अनुपात आपको दे देगा, जैसे वो देगा sin a बराबर 3/5 है, तो सभी ज्ञात कीजिए, और cos a tan a cot a sec a ये आपको ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे उदाहरण नंबर यहाँ पे 1 है, tan a बराबर 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात sin a cos a cot a ये आपको ज्ञात करने हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1। फिर प्रश्न वाले में आप आओ, देखो यहाँ पे प्रश्न वाले के अंदर अपन बात करें, यहाँ पे प्रश्न वाले में जो क्वेश्चन देखने को अपने को मिल सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर, यदि छोटे क्वेश्चनों की बात करें तो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 8वां क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाओगे आप। फिर नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये जो सारणी है आपके 8.1, ये बहुत ही अच्छी सारणी है, याद रखने लायक है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 8.2 में से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको मान रखना है इसमें से, या आपको डायरेक्ट मान भी पूछ ले, tan 60 का मान बताइए। उदाहरण नंबर 8, इसको भूल नहीं जाना भैया, इसको भूल नहीं जाना। उदाहरण नंबर 8 है, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करके ज़रूर जाओगे। आपके 8.3 शायद हट गई है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में ये 3 सर्वसमीकाएँ हैं, सर्वसमीकाओं की मदद से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो यहाँ से देखने को मिलेगा। यदि हार्ड क्वेश्चन आता है, हार्ड आए पेपर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और यदि क्वेश्चन सरल ही आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण ज़रूर देख के जाना। 13 उदाहरण नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 13 ज़रूर 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 देख के जाना है मेरे बच्चों। उदाहरण नंबर 13 ज़रूर ज़रूर देख के जाना है। ये क्वेश्चनों की बात करें हम, क्वेश्चनों में 5वां क्वेश्चन, मैंने सभी बच्चों को पढ़ाते वक्त भी बोला था कि ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, हम रिस्क नहीं ले सकते, 10 के 10 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगली प्रश्न वाली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण में से देखने को मिल सकता है। उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है? नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन बनता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है, यहाँ वाला कोण बनता है। तो आपको पूछ सकता है कि जब वस्तु ऊपर की ओर रखी हुई हो और हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखें तो कौन सा कोण बनेगा। और जो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा वो कोण से रिलेटेड पूछ सकता है। कोण से रिलेटेड, जैसे एक मीनार है, उसकी ऊंचाई मान लो
कुछ भी है। अब इसकी छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण होगा यहाँ पे। तो उस स्थिति में जब छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई बराबर होती है तो थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। कन्फर्म कर लो। और यदि ये अलग अलग आती है तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों आपको ये भी देगा, जैसे ये देगा कि छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई की तुलना में छाया की लंबाई √3 गुना हो जाती है, तो इसकी ऊंचाई x हो गई, इसकी 3x हो गई। ऊंचाई की तुलना में छाया की लंबाई कितने गुना है? √3 गुना। तो यहाँ पे ये x है तो ये √3x हो जाएगी। इस स्थिति में tan थीटा लगाएंगे, x/में √3x, तो x से x कट जाएगा, 1/में √3 आएगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? और 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा और कुछ इसमें देखने लायक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ही नहीं। अब आप बात करें प्रश्नों की, तो प्रश्नों के अंदर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उदाहरणों में है। उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 4 है, और मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है इस प्रश्न वाले में से उदाहरण ही आएगा। इस प्रश्न वाले में से उदाहरण ही आने की पूरी संभावना है। उदाहरण नंबर 6 भी यहाँ पे बहुत ही प्यारा उदाहरण है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और ये आंधी वाला, आंधी के समय में ये पेड़ गिरता है, तो ये प्रश्नों में जब मोस्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 भी एक मोस्ट क्वेश्चन है यदि बात की जाए तो यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और क्वेश्चन नंबर 14 ये बैलून वाला क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो। इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख के आना, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। अब प्रश्न वाले नंबर जो है वो है 10। व्रत में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस डायग्राम में के अंदर कि व्रत के ऊपर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? रेखाएं तो बहुत सी खींची जा सकती है उस बिंदु से, परंतु इन रेखाओं में से केवल एक ही रेखा ऐसी है जो इस वृत्त को स्पर्श करती है, बाकी सब रेखाएं इस वृत्त को काट रही है। तो हम यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल एक खींची जा सकती है, ठीक है। और यदि बिंदु वृत्त के बाहर होता है, उस स्थिति में वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि वृत्त यहाँ पे है, बिंदु यहाँ है, तो इस स्थिति में 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। फिर आपको एक यहाँ पे जो ये प्रमेय है, इस प्रमेय से क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, तो उसके केंद्र से यदि हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। और ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की यदि आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई आपके पास है तो आप इस कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। 10.1 में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट है, 101% है। 1 नंबर का क्वेश्चन 10.1 में से आएगा। जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है वो 10.1 तो ज़रूर देख के जाए। 4 क्वेश्चन हैं, याद रखने वाले क्वेश्चन हैं, और वो बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं, तो 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यदि बिंदु वृत्त के अंदर होता है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। बिंदु वृत्त के ऊपर होता है 1, बिंदु वृत्त के बाहर होता है तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे प्रमेय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10.2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये प्रमेय आपको देख के जानी है, ये बहुत ही प्यारी प्रमेय है। फिर यहाँ पे 10.2 में से कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना बच्चों। और फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10.12 की जो आकृति है, 10.12 आकृति वाला 10.12 आकृति वाला 8वां क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाता है
एक क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है, परंतु जितने हार्ड दिखते हैं उतने हार्ड है नहीं है। सारांश ज़रूर पढ़ के जाना, सारांश में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। 11वां चैप्टर अपने सिलेबस में से हट गया है बच्चों, 11वां से चैप्टर सिलेबस में से हट गया है। अब देखो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे 10.1 जो है, 10.1 में अपने कोई सिलेबस का पार्ट था ही नहीं, 10.2 से है। 10.2 से इसमें से जो सूत्र है, ये वाले सूत्र, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप करना चाहते हो तो इन सूत्रों को याद कर लो, यहाँ से इन सूत्रों को देख लो आप। ये सूत्र ज़रूर आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 जो है, बहुत अच्छा उदाहरण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये घोड़े वाला जो क्वेश्चन है, या आकृति 12.11, ये भी मोस्ट क्वेश्चन था। साथ ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसको बना के ऐसे इसमें वर्तखंड, वो लघु वर्तखंड बना सकते हो। एक लघु वर्तखंड बना के बाकी के आप गुणा करके ज्ञात कर सकते हो। 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। साथ ही आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये उदाहरण आप ज़रूर देखे जाना। ये अपने सिलेबस में है नहीं, 12.3 सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के, तो इस प्रश्न वाले की जो सूत्र है, प्यारे बच्चों आप तो सूत्र तो ज़रूर याद करके जाना। सूत्रों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उदाहरण नंबर 2 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चनों की बात करें, इसमें 2 घनों को, ये रहा पहला क्वेश्चन, अर्धवार्षिक में भी आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। एक वो भी था, गुलाब जामुन वाला भी था इसमें, एक दवा का कैप्सूल वाला हुआ, एक तंबू वाला क्वेश्चन भी देख लेना। ये 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। टॉसों के संयोजन एवं उनके आयतन, ये रहा गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है। पेंसिल वाला मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक टॉस को पिघलाकर दूसरे टॉस में बदलने वाला अपने सिलेबस में नहीं है, ये वाला पार्ट हट गया अपने सिलेबस से। सांख्यिकी के अंदर आते, हाँ इसमें जो मैं बात करने वाला था, ये सूत्र जो है, सारांश जो है, मेरे प्यारे बच्चों इनको भूल मत जाना, इनको ज़रूर याद करके जाना। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, इनके जो सूत्र थे घन, आपके घन के जो भी है वो याद करके जाना। सांख्यिकी में, सांख्यिकी के लिए तो मैं कोई मोस्ट और कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बच्चों को शुरू से यही बताया है कि यदि आपको पास होना है तो केवल 13वां चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लो। अब वर्तमान में 13 हो गया, ये पहले 14 था, क्योंकि एक पर्सन वाली अपने हट गई पीछे। तो ये चैप्टर तो सभी को मैंने पूर्णतः कंप्लीट करने के लिए बोल रखा है, पूर्णतः कंप्लीट करने के लिए बोल रखा है। अब साथ ही आपने पूरा कर भी लिया और फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। ये संबंध भूल मत जाना। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये सूत्र मत भूल जाना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 101% मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस सूत्र में से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर आपको जैसे कोई वर्ग दे दिया 20 से 30, इस वर्ग के आपको परिसर पूछ सकता है। इस वर्ग का क्या पूछ सकता है, परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दोगे, 30 - 20 करोगे तो परिसर कितना हो गया, 10। इस वर्ग चिन्ह का, इस वर्ग का क्या पूछ सकता है, आपको वर्ग चिन्ह पूछ सकता है। वर्ग चिन्ह क्या पूछ सकता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इनको जोड़ के 2 का भाग देना है, तो 50/2 में 2 हो गया, बराबर 25 क्या हो गया, इसका वर्ग चिन्ह हो गया।
तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, अबसद वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही अबसद वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है 2x 3 4 इस प्रकार से ये आ गया। इनका माध्य 18 है, कितना है इनका माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो इनको जोड़ना, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 लिख दिया, बराबर में 18 लिख दिया। इसको सोल्व कर लेना, 3 2 5 और 5 और 4 9 प्लस x बटे में 4 बराबर 18 हो गया। क्रॉस गुणा कर देना, यहाँ पे 9 प्लस x बराबर 72 हो गया, 72 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 72 माइनस 9 हो गया। 72 में से 9 घटाते आंसर आ गया कि नहीं आया। इस प्रकार का आपसे ये पूछ सकता है। बहुपद से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई आपको दे दिया 2 2 3 4 5, बहुपद कौन सा होगा, तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो बहुपद है, ठीक है। और माध्यिका वाला पूछ सकता है 2, 4 8, 12 20 इस प्रकार से। यहाँ पे आ गया एक माध्यिका ज्ञात कीजिए इसकी। तो माध्यिका क्या होगी, पहले आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, 1 2 2 4 8 12 और 20। फिर इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 पद है। तो 6 पद है तो माध्यिका क्या होगी, 6 बटे हुए 2 वापद और 6 बटे हुए 2 प्लस 1 वापद, ठीक है। उनको जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 6 बटे हुए 2 तीसरा पद 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है 4। फिर यहाँ पे देखोगे आप तीसरे में 1 जोड़ा, चौथा पद आ गया 8। तो इनको जोड़ के 2 का भाग देना है। ये माध्यिका निकालने का तरीका है। तो आप देख लेना, एक बार और देख लेना इन क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चनों में जो मोस्ट क्वेश्चनों की बात करूँ तो मैं XY वाला क्वेश्चन मुझे मोस्ट लग रहा है इस बार, क्योंकि पेपर ज़्यादा, और सूत्र तो ज़रूर याद करोगे ही करोगे मेरे प्यारे बच्चों। ये तो कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं मुझे, सूत्र आपको याद नहीं हो। एक तो ये जो क्वेश्चन है तीसरा, ये मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है इसमें। और एक ये वाला, इसकी तो बात करें तो इसमें तो माध्य बहुलक वगैरह ये जो आएगा ही आएगा, इसमें मैं मोस्ट बताऊंगा ही नहीं आपको, ये पूरा आना चाहिए। देखो यहाँ की बात कर रहा था मैं, यहाँ की ये भी बताया था ना, माध्यांक ज्ञात करने वाला, माध्यिका ज्ञात करने वाला। अब आते हैं हम प्रायिकता के अंदर। प्रायिकता के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। प्रायिकता जो प्रश्न वाली है उसमें से अबसद का क्वेश्चन तो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, देख लेना आप। 101% आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जैसे PA बराबर आपको दे दिया 0.28, तो PA बाहर बराबर क्या होगा, तो एक में से घटाना है PA को, तो क्या आ जाएगा, PA बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पूछ सकता है निम्न में से प्रायिकता नहीं है किसी घटना की। तो प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे ऑप्शन आ गया आपके पास 1 2 0.5 0.7, इसमें से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप क्या बताओगे, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए 10%, 7, 1 और -1। बताओ कौन कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। एक तो ये नहीं हो सकती, और आप इसका टिक मत कर देना। 10% का मतलब होता है 10 बटे में 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो 100 का भाग दे देते, तो 100 का भाग दे लेना, प्रतिशत आ जाए तो हटा लेना। और ये भी नहीं हो सकती, ये माइनस में है। अब जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो पासे से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, पासे पर संख्याओं का योग से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है मेरे लाडलो। देखो यहाँ पे रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, इनको फट के जाना। और ये रहा उदाहरण नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर हम बात करें उदाहरण क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपने ये वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हमने पूर्ण घंटे के अंदर ये पूरी प्रश्न वाले में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, वो सभी आपको बताए। आशा है, उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आपको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।